नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। सच कहा है किसी ने कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, दुनिया तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत के साथ-साथ एक अच्छे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। और एग्जाम गुरुजी आपके मार्गदर्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार की सहायता कभी भी लेनी हो तो एग्जाम गुरुजी हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। चलिए बात शुरू करते हैं। जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमें जो विरासत दी है, फूट डालो शासन जैसे जो नीतियां चलाई थी, तो उन्होंने हमें विरासत के रूप में भेदभाव और असमानता जैसी बहुत सी चीजें दी है। इसी प्रकार छुआछूत जैसी समस्या भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी समस्या रही है। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि साहब किसी के साथ असमानता न की जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी के साथ छुआछूत न किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप संविधान को पलटते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, उसके साथ साथ डीपीएसपी को भी जोड़ा गया है, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान एक निर्देशिका की तरह काम कर रहा है और वह राज्य को, वह स्टेट को यह बता रहा है कि साहब जब भी आप कोई नियम बनाएंगे, कोई भी एक्ट बनाएंगे, कोई भी लॉ बनाएंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की असमानता ना हो, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसी प्रकार जब हम संविधान के आर्टिकल 14 पर नजर डालते हैं तो हमें दो शब्द मिलते हैं। इन दो शब्दों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एसटी-एससी एक्ट के मूल हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें दो तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पहला शब्द क्या बोला गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, पहली बात ये बोली गई है। और दूसरी बात ये बोली गई है कि कानून का संरक्षण दिया जाना चाहिए संविधान के अनुसार। कोई भी एक्ट, कोई भी अधिनियम यदि आप बनाने जा रहे हैं, अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि साहब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है। सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता होगा, लेकिन एक बार हम रिवीजन के तौर पर इसे देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह होता है कि कोई भी कानून बना हुआ है, ऐसा समझिए, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसा समझिए कि ये क्या है, स्टेट है, और स्टेट के अंदर ये क्या है, रहने वाले लोग हैं। तो ये जो स्टेट है कोई भी कानून इस प्रकार से बनाएगा कि ये जो लोग हैं, ठीक है, इन सब पर समान रूप से यह कानून लागू होगा। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे यहां अंबानी अडानी भी रह रहे हैं, हमारे यहां वो लोग भी रह रहे हैं जो अपने दिन की रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए और इनको संरक्षण कैसे प्रदान किया जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, इस आर्टिकल में जोड़ा गया है, वो क्या है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है, इसको इस तरीके से समझिए। ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, इसमें जो पहला हाथ है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अच्छे खासे अमीर वर्ग के लोग हैं और जो भेदभाव, छुआछूत जैसी जातियों से, छुआछूत जैसी नीतियों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। और ये वो लोग हैं, ये वंचित वर्ग हैं जिनसे छुआछूत भी हो रहा है, भेदभाव भी हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से ये लोग गुजर रहे हैं। अब क्या है, इस चीज को समझिए, इनके बराबर इन्हें लाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि यदि इस हाथ को, मतलब ये जो बड़े आदमियों का, या कह लीजिए कि एक ऐसे वर्ग का जो समाज में एक अच्छा अस्तित्व रखते हैं, उनको नीचे लाके इनके बराबर लाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि इनको, मतलब जो वंचित वर्ग है, उनको किसी न किसी तरीके से यहां पर इनके बराबर लाकर बराबर लाया जा सकता है।
तो हमारे संविधान ने दूसरा तरीका अपनाया है कि साहब इनको हम संरक्षण प्रदान करके और इनके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी के एक स्वरूप में SC ST एक्ट को हम देख सकते हैं। उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो कायदे बनाए गए हैं और जिनको नहीं मिल पा रहा है भेदभाव से मुक्ति, उनको इस तरह के अधिनियमों से बराबर लाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल 14 में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्या मतलब है और ये SC ST एक्ट से किस प्रकार रिलेट करते हैं, ये बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी। अब जब हम आर्टिकल 21 पे नजर डालते हैं तो उसमें भी एक बात बोली गई है। कौन सी बात बोली गई है? उसमें कहा गया है कि आपको जीने का अधिकार है। माफ करिएगा, मैंने क्या बोला? जीने का अधिकार है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा शब्दों पर आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 21 केवल जीने का अधिकार नहीं देता, आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। मैंने क्या बोला कि आर्टिकल 21 केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। SC ST एक्ट पर यदि हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनके सम्मान दिलाने के लिए इस प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। यह बात आप दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं एक जो बेसिक चीज है, क्योंकि आपके जब आप सिलेबस देखेंगे अपना, यह है सिलेबस। जब आप अपने सिलेबस पे नजर डालेंगे तो संविधान की भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन यहां पर हम केवल एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के बारे में आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, जिसे हम पेशा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में भी हम चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 को भी हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। इन सभी अधिनियमों को हम एक क्रम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो संरक्षण अधिनियम है 1989, उससे करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इस अधिनियम को समझें, इस अधिनियम में अंदर जाएं, उससे पहले एक बात आप लोगों को यह समझ लेना आवश्यक है कि यह जो अधिनियम बनाया गया है, इसका मूल क्या है, इसका मूल आधार क्या है। देखिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसा समझिए कि ये 4 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, ये 4 लोग खड़े हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन भी आने की संभावना है। पहली बात, जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने की भी संभावना है। और दूसरी बात, पूरे अधिनियम को समझने के लिए, उसकी भाषा को समझने के लिए यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दिमाग में बिठाना होगा। अब यहां पर 4 लोग हैं, एक SC है, एक ST है, एक OBC है और एक जनरल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में यह बिठा लेना है साहब कि यह जो अधिनियम है वो किनके संरक्षण के लिए है? SC और ST के संरक्षण के लिए यह अधिनियम है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अत्याचार कौन करेगा जिनसे संरक्षण की इनको आवश्यकता है, या कोई व्यक्ति इस तरीके से इन पर भेदभाव करता है, इनसे छुआछूत करता है, या बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो इनके विरोध में किए जाते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है कि साहब ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराध करेंगे जिसके कारण यह अधिनियम पूरा बनाया गया है। तो ST SC के अगेंस्ट में कोई भी OBC या जनरल, सामान्य भाषा में समझने के लिए मैं ये बात आप लोगों से बोल रहा हूं, ठीक है, किसी भी प्रकार का अपराध करता है, ठीक है, जो ST SC के अधिकारों का हनन करता है, तब यह अधिनियम काम करेगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए, पहला तो यह हो गया, मैंने 2 चीजें बोली थी कि यहां पर पहला तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको यह चीज जानना आवश्यक था। दूसरा आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे बताता हूं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि एक अनुसूचित जाति का लोक सेवक
एक दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर किसी भी तरीके का, या ऐसा समझ लीजिए कोई अत्याचार करता है, ठीक है, तो यह किस अपराध से अपराधी कहलाएगा, किस अपराध में अपराधी कहलाएगा, यदि यह प्रश्न उठता है तो यहां पर दोनों अपराध करने वाला भी और जिस पर अपराध किया जा रहा है वो दोनों किस वर्ग में सम्मिलित हो गए, यहां पर एससी और एसटी। तो जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो कभी भी आपको यह टिक नहीं करना कि इस अपराध से अपराधी है या इतनी सजा, क्यों नहीं करना, क्योंकि वो एक ही वर्ग में शामिल किया गया है। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी में मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं कि एक जनरल वर्ग का कोई व्यक्ति, सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के खेतों में जाकर जबरन उसके खेतों की फसल कटवा के अपने घर में रख लेता है, तो वो किस तरह के अपराध से मतलब उसको दंडित किया जाएगा, वो या इस तरह का अपराध किसके अंतर्गत आएगा, वहां पे हम किसके अंतर्गत जाएंगे, एससी एसटी अधिनियम 1989 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुरूप हम इस सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अपराधी ठहराएंगे और सजा देंगे। ठीक है, यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे अधिनियम को पढ़ेंगे हम जब, तो कई तरह के स्वरूप नजर आएंगे। एक सामान्य सी मतलब कह लीजिए एक रूपरेखा अपने दिमाग पे बिठा लीजिए कि हम इस पे पहले तो इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको कि साहब एससी एसटी अधिनियम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक पॉइंट इस पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा बिंदु हम इस तरीके से बात करेंगे आप लोगों से कि साहब ऐसे कौन कौन से अपराध हैं कि उन अपराधों के अंतर्गत ये जो वर्ग है इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरे पॉइंट इस पर अध्ययन करेंगे। तीसरा, भैया जो अपराध किया जा रहा है उनको कौन सी सजा, कौन सा जुर्माना कैसे लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर चौथी चीज करेंगे कि लोक सेवक जो होते हैं, ठीक है, लोक सेवक जो होते हैं उनकी भूमिका क्या है। यदि लोक सेवक एसटी एससी एक्ट के अंतर्गत काम नहीं करते हैं या एसटी एससी वर्ग के लोगों को संरक्षण नहीं प्रदान करते हैं तो उसके लिए किस प्रकार के अपराध से उनको दंडित किया जाएगा। इन सब की चर्चा हम किसके अंतर्गत करने वाले हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आगे की बात आपको ये ध्यान रखना है कि पहली ही क्लास में सब कुछ समझ लेने की कोशिश नहीं करनी है आपको। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहली बार चीजों को सुनना है। ठीक है, पहली समस्या आप लोगों की क्या थी, नोट डाउन करने की कि सर कैसे हम लिखें, कैसे नोट डाउन करें। ठीक है, समय कम है या बहुत सारी, क्या होता है ना, आदमी को जब कोई काम नहीं करना होता है तो उसके वो 10 बहाने ढूंढता है, जिसमें से पहला बहाना आप लोगों का क्या होता है, खासकर जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि साहब जब आप पढ़ाते हैं तो हम नोट डाउन नहीं कर पाते हैं या हमको ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि मैंने कोशिश क्या करी है कि मैं जो चीजों को बताऊं वो सारी चीजें आपको इन स्लाइड्स में मिलने वाली हैं। पहली बात तो हर चीज लिखी होगी, मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीजें आपको लिखित में मिल जाए, तो आपको लिखने की आवश्यकता कम से कम पड़े, आप बस चीजों को सुने और अच्छे तरीके से समझें। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि जो एग्जाम गुरुजी का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उस पर भी हम बहुत सारी चीजें आपको देने वाले हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यूनिट 3 में जो अंतिम बिंदु है जिसमें हमें अधिनियम पढ़ने हैं, उन सारे अधिनियमों की आपके पास एक एक बेयर एक्ट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी शॉप में जाके बेयर एक्ट खरीद लेंगे तो चीजों को समझने में, चीजों को पढ़ने में, जब आप यहां चीजों को सुन लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और जब आप वहां जाकर पढ़ेंगे तो चीजें भली भांति तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब सारे अपराध हैं तो मैं यहां पर लिख के सारे अपराध आपको बता नहीं सकता हूं, तो उसका एक तरीका है कि जो चीजें यहां से वैसे रह कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए यदि आपके पास बेयर एक्ट रहेगा तो आप जाके उससे चेक कर सकते हैं कि साहब कौन सी चीजें हैं, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इन सारी चीजों के लिए आपके पास एक बेयर एक्ट होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक की बात
हमने क्लियर कर दी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो आगे सबसे पहले हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं कि भैया ये SC ST एक्ट है क्या। ठीक है, जो भूमिका मैंने अभी तक बनाई है, शुरू में जो भूमिका मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि भैया जो वंचित वर्ग होते हैं, जो कमजोर वर्ग होते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये अधिनियम लाया गया है, ताकि उनको जो अधिकार हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल 21 प्रत्येक व्यक्ति को केवल जीने का नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। यदि वो अधिकार किसी व्यक्ति के वंचित होते हैं या उन अधिकारों से यदि कोई व्यक्ति वंचित होता है, उन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कौन से दंड होने चाहिए, किस प्रकार से उनके अधिकारों को वापस दिलवाया जा सकता है, उसके लिए यह अधिनियम लाया गया है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको 4 वर्गों में बांटकर बताया है कि एक वर्ग में SC और ST दोनों आएंगे, दूसरे में OBC और ST आएंगे। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है वहां पर, वो बात भी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब प्रेशर होता है ना, और वो भाषा इस तरह से लिख के निकल जाते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये अपराध तो मैंने पढ़ा था। अभी जब हम सेक्शन 3 में उसकी चर्चा करेंगे तो वो अपराध वही लिख देंगे, लेकिन यहां पर चेंज क्या कर देंगे, वो लिख देंगे अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति अनुसूचित जाति पर ही यह अपराध कर रहा है। तो वहां पर आपको सतर्क रहना है कि साहब, यदि इस वर्ग का व्यक्ति अपने ही वर्ग पर कोई अपराध कर रहा है तो उसको सामान्य जो अधिनियम है हमारा, उस हिसाब से दंड दिया जाएगा, ना कि SC ST के हिसाब से दंड दिया जाएगा। ये चीज, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इसीलिए मैंने दूसरी बार इस बात को दोहरा दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो चीजें मैंने बोली हैं वही चीज अब देखिए सेम टू सेम आपको लिख के मैं दे रहा हूं, चीजें समझिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि इस कानून के तहत, इस एक्ट के तहत, इस पर यह बोला गया है कि इस एक्ट के तहत, एक मिनट, यहां से शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इस कानून के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए यह कानून का निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो दिमाग में आपको बिठा लेना है, सामाजिक रूप से कैसे? सामाजिक रूप से मतलब कोई छुआछूत से गुजर रहा है, या उसको इस तरह का अपराध किया जा रहा है जैसे वो इस समाज में रहने लायक ही नहीं है, कुछ इस तरीके की चीजें। अभी अपराध में जब हम पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। ये सामाजिक। आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, और दूसरी बात, सामाजिक स्थिति में उसके पास जो सबसे बड़ी चीज होती है मानव की, और आर्टिकल 21, सम्मान नहीं है। तो उसके जब सम्मान की अवहेलना होती है तब भी यह ST SC एक्ट काम करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद कुछ वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए। लगातार सामाजिक भेदभाव और इस तरह की चीजें, जो अत्याचार का जो मतलब शिकार हो रहे थे जो लोग, उन लोगों के लिए SC ST एक्ट नाम से यह अधिनियम लाया गया। यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, फिर मैंने आर्टिकल 14 की चर्चा करी थी, आर्टिकल 21 की चर्चा करी थी, वो सारी चर्चाएं हमारे द्वारा की जा चुकी हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे ये कहा गया है साहब कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे वंचित वर्गों के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अपने साथ हो रहे किसी गलत बात का विरोध करते हैं, तो प्रभावशाली वर्ग के लोग उन्हें डराने का व अपमान करने की कोशिश करते थे, जिससे प्रभावशाली समाज द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, यहां पर 2 चीजें मैंने बोला। ये जो प्रभावशाली वर्ग बोला है मैंने, जो 4 क्राइटेरिया मैंने शुरू में बताए थे, उनमें से 2 जो वर्ग आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इस प्रभावशाली वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज दिमाग में बिठा के रखना है कि इस अधिनियम में जिस भी अपराध का वर्णन किया गया है वो हमेशा प्रभावशाली व्यक्तियों के अगेंस्ट में जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए चर्चा की गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ST/SC एक्ट को 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया है। इसकी अभी थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा, तो घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा बस एक बार समझ लीजिए चीजों की, जब क्लास खत्म होगी तो जो क्राइटेरिया है ST/SC एक्ट पढ़ने के, वो सारी क्राइटेरिया, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी मेरे साथ एक भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना है कि साहब जब क्लास खत्म होगी तो सारी चीजें हमें समझ में आएगी। इस भरोसे को आपको बना के रखना है, ठीक है। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो कोई भी अधिनियम जब आप लोग पढ़ेंगे कभी भी, ठीक है, जैसे हम 4 अधिनियम अभी पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नियम बनाया जाए, कोई भी कानून बनाया जाए, संविधान में संशोधन किए जाए। आपके घर का ही उदाहरण ले लीजिए, कोई भी चीज होती है तो उसके लिए पहले रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, और वो रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है? आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं। वैसे जब हम देश के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी पुस्तक है संविधान, संविधान ने कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, राज्यों को हमारे संविधान ने कहा है कि साहब जब भी आप नीति बनाइए, ठीक है, तो हम जो संविधान में निर्देश दे रहे हैं इनका किसी न किसी तरीके से आपको पालन करना है। और उसी पालन करने के लिए क्या करते हैं, राज्य एक उद्देश्य डिसाइड करता है कि भैया इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस तरह के अधिनियम बनाने की आवश्यकता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी अधिनियम बनाया जाता है। तो हमें जो जो भी अधिनियम पढ़ने हैं, ठीक है, उनमें यह बात जरूर याद रखनी है कि उनके उद्देश्य क्या है। अब देखिए यहां से शुरू होता है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका है। आपसे यह पूछा जाएगा कि ST/SC का यदि क्या है कि हम तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं कि सरल क्वेश्चन पूछे जाए तो वो तो हमसे बन ही जाए, और जो टफ क्वेश्चन है उनको भी हम अच्छे तरीके से कर लें। अधिनियम मतलब ऐसे हैं कि 100% क्वेश्चन यदि आपके सही हैं, अधिनियम से जो भी पूछे गए हैं, तो आप एक अच्छी मतलब कह सकते हैं अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग करेंगे जो 100% इनसे पूछे गए क्वेश्चन सही करने वाले हैं, तो अपने को भी उतना ही मजबूत होना है कि साहब जो भी प्रश्न पूछे जाए सारे क्वेश्चन हमें सही करके आने हैं, ठीक है। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा जाएगा? ST/SC एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य नहीं है। यदि आपको ये 4-5 उद्देश्य पता है तो आप वहां पर देखोगे कि साहब ये 3 तो हैं, लेकिन जो D वाला है वो उद्देश्य में शामिल नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर D हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अभी आप क्लास ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं वो चीजें आपको काफी मदद करने वाली हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे पूछा जाएगा। या हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से ST/SC उद्देश्य कौन कौन से हैं, उसमें 3 लिखेगा, नीचे D में लिख देगा उपयुक्त सभी। तो कहां जाना है आपको? D के साथ जाना है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सही करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि SC/ST के उद्देश्यों के बारे में आपको क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हिंसा से बचाना। ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस वंचित वर्ग को इस अधिनियम में संरक्षण प्रदान किया गया है और क्यों प्रदान किया गया है, पहली बात। दूसरा क्या बोला गया है साहब? इसके तहत अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करना। दूसरी चीज क्या बोली गई है? इसमें यह कहा गया है कि साहब ST कहते हैं ना कि न्याय बहुत देरी से मिलता है, तो हमारे इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है
कि साहब एसटी एससी वर्ग के लोगों के साथ उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है, उस पर हम त्वरित सुनवाई करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा सालों से लड़ता आ रहा है, वैसे ही वंचित है, पता चला कि डिसीजन आते आते उसकी डेथ हो जाए तो कम से कम सम्मान के साथ कुछ दिन तो जी सके। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, त्वरित परीक्षण के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करवा दिया है कि साहब हम एसटी एससी के लिए विशेष अदालत स्थापित करवाएंगे। वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये दूसरा उद्देश्य आपको दिमाग में बिठा लेना है। आगे बढ़ते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के लिए विभिन्न अपराधों और दंडों को भी निर्दिष्ट किया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल हमने एक्ट बना दिया है, हमने क्या किया है स्पेसिफिक, और जब आप सेक्शन 3 में जाकर पढ़ेंगे स्पेसिफिक उसमें कहा गया है कि साहब ये अपराध एसटी एससी के अंतर्गत माने जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात उसमें यह कहा गया है कि यदि उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है तो उसके लिए हम डैश डैश दंड और जुर्माने का प्रावधान करते हैं। तो इसमें यह भी कहा गया है कि साहब हमने डिसाइड कर दिया है कि यदि आप किसी को गंदा खाना खिलाते हैं या जबरदस्ती कहीं कोई ऐसा काम कराते हैं जो वो नहीं करना चाह रहा है, ये दंड कहलाएगा। ठीक है, ऐसी कोई हरकत यदि आपके द्वारा पट की जाती है तो ये दंड कहलाएगा। और उसके लिए हमने क्या कहा है, हमने उसके लिए कहा है कि साहब हम आपको अपराध, उसके लिए हम आपको दंड दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरा उद्देश्य हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि साहब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसे माना जाए, एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, वंचित वर्ग और कहना चाहिए जो ऐतिहासिक रूप से जिनके अधिकारों का हमेशा हनन हुआ है उन्हें बोला गया है। उसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, आप जब संविधान के आर्टिकल 366 के खंड 24 को पढ़ेंगे तो उसमें भी बोला गया है कि अनुसूचित जाति क्या है। ठीक है, मतलब इस तरह से परिभाषित नहीं की गई है, लेकिन वहां पर यह चीज बताई गई है। इसी प्रकार जब आर्टिकल 366 के खंड 25 में आप जाकर देखेंगे, ठीक है, संविधान पे जब थोड़ा बहुत आप नजर डालेंगे तो वहां चीजें क्लियर होंगी, यहां केवल आपको इतनी जानकारी रखनी है। उसमें भी अनुसूचित जनजाति के बारे में चीजें कही गई हैं, लेकिन जिस परिभाषा की आप उम्मीद कर रहे हैं उस तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द लिख के और वंचित वर्ग से जोड़ के इस तरह से थोड़ी सी बातें कहते हुए आगे निकल गए हैं। तो अपने को भी वही करना है कि कभी भी पूछा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति का है तो ये दो अनुच्छेद आप लोगों को याद रखने हैं, अनुच्छेद 366 के खंड 24 में और अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जाति का किसमें वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 366 खंड 24 में, और सॉरी अनुसूचित जनजाति की चर्चा किसमें की गई है, तो आर्टिकल 366 के खंड 25 में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए, सामान्य शब्दों में यदि हम समझने की कोशिश करें कि साहब ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या कहलाते हैं, तो सबसे पहले तो भारत में जो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग रहा है, हाशिए पर रहने वाला जो समुदायों का समूह है, उन्हें क्या कहा गया है, अनुसूचित जाति, जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं, और अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। ठीक है, उसके बाद जिन्हें भारत सरकार द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक विकास और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामित किया गया है। दूसरा ये भी बोला गया है कि भारत सरकार जिन लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है वो लोग भी किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, वंचित वर्ग के अंतर्गत आएंगे और एसटी एसटी के अंतर्गत आएंगे। शेड्यूल कास्ट को दलित समझिएगा, ठीक है, या हरिजन भी कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द जिसका अर्थ है उत्पीड़ित या टूटा हुआ। ये एक सामान्य सी जानकारी है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर कुछ चीजें और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। इसमें क्या बोला गया है साहब, इसमें कहा गया है कि वो ऐसे व्यक्ति जिन्हें परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है और सदियों से भेदभाव और बहिष्कार का
सामना जिन्हें करना पड़ रहा है उसे क्या कहा जाता है, एससी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में 1108 एससी को मान्यता दी गई है। वो भारत की आबादी का लगभग 16.6% है। ठीक है, अब देखिए, आप जब एमपीपीएससी का पेपर उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो पेपर में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे वो जानने की कोशिश करते हैं कि साहब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है, ये जानने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है वो यहां पर संख्या गलत लिख दें कि भारतीय संविधान में केवल 600 कहना चाहिए कि अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है, या कुछ इस तरीके से बातें लिख दें, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसलिए ये जो फैक्ट वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें और क्लियर होती जाएंगी आपकी। फिर भारत में स्वदेशी समुदाय जिनकी विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पहचान है, उनको क्या कहा जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाएगा, अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा जिन्हें। ठीक है, अनुसूचित जनजाति किन्हें कहा जाएगा साहब, जिनकी एक स्वदेशी समुदाय है, मतलब हमेशा से वो यहीं रहे हैं, जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, जैसे शादी करने की संस्कृति। अपना भील जनजाति को आप देखेंगे तो कई तरह के त्योहार मनाने की उनकी अपनी एक अलग पद्धति है। ठीक है, त्योहार के अलावा उनके जो शादी करने की चीजें हैं वो उनके अलग पद्धति है। तो ये सारी चीजें जिनकी विशिष्ट होती है, जिनकी भाषा अलग होती है, सामाजिक पहचान जिनकी अलग होती है। आप लोग कई बार देखते होंगे कई प्रकार की जो अनुसूचित जनजातियां हैं अपने शरीर में गुदना, कई प्रकार की जिनको हम टैटू कहते हैं, वो गुदवा के रखते हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी अलग पहचान है कि साहब इस जो जनजाति के लोग हैं ये करते हैं। तो ये जो विशेषताओं को अपने वर्ग में जो सजोया हुआ वर्ग होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे अब जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लगभग जितने भी स्टेट हैं उन सभी लोगों को एसटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसी में बोला गया है, किसके बारे में हम बात कर रहे थे, एससी के बारे में चीजें समझ लिए थे, एसटी के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और अक्सर गैर आदिवासी समुदायों द्वारा उनका शोषण और विस्थापन किया जाता है। क्या बोला गया है, गैर आदिवासी समुदायों के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। भारतीय संविधान में 705 एसटी को मान्यता देता है। भारत की आबादी का लगभग 8.6% एसटी भारत में निवास करते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने की आवश्यकता है। मैंने आपसे बोला कि जो क्वेश्चन एमपीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिएगा ना केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखिएगा, बल्कि क्योंकि सिलेबस लगभग एमपीपीएससी से भी मिलता जुलता है, तो जब आप क्वेश्चन का तरीका आपसे भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो उनका जो क्वेश्चन पूछने का और खासकर अभी जो एक बड़ा परिवर्तन एमपीपीएससी में आया है, उसमें केवल ये नहीं पूछा जा रहा है कि वन लाइन फैक्ट से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि एससी एसटी एक्ट कब लागू हुआ। इस तरह के क्वेश्चनों से थोड़ा ये बच रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो लिख देंगे कि एसटी एससी अधिनियम पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने के बाद वो 3 तरीके के 3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको शुरू में ही क्लास के बोला है कि हमारा उद्देश्य केवल सरल प्रश्नों को सॉल्व करना नहीं, बल्कि किसी भी तरीके से कोई भी कठिन प्रश्न पूछा जाए उन प्रश्नों को भी हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए बढ़ना है। अब देखिए यहां ये चीज में बताना इसलिए जरूरी था कि जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे वो आपको कैसे घुमाएगा। वो कहेगा कि भारतीय संविधान में एससी जिनकी संख्या 705 है, जबकि एसटी जिनकी संख्या 1100 कुछ है, जो पीछे हमने पढ़ा था। अब देखिए उसने नंबर चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सही नंबर क्या है, एसटी का सही नंबर 705 है, जो नंबर उसने किस में लिख दिया है, एससी में लिख दिया है। और जो एससी का नंबर है वो किस में लिख दिया, उसने एसटी में लिख दिया है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि डाटा को इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आप पढ़िए तो बड़े ध्यान से पढ़िए चीजों को,
कि साहब ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये क्लास का उद्देश्य ये है कि उस तरह के प्रश्नों से आपको रूबरू करा दिया जाए कि जब वो पेपर में मिले तो आपको आसान लगे और आप उस तरीके से चीजों को सोच सको, समझ सको कि साहब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो फैक्ट दिए हुए हैं तो फैक्ट उसने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। जो फैक्ट यहां लिखना था उसने यहां लिख दिया, जो यहां लिखना था यहां लिख दिया। तो ये जब आप पढ़ते समय और पेपर सॉल्व करते समय दोनों जगह जब आप इन प्रश्नों को रखेंगे, इन प्रश्नों को समझेंगे, तो वहां पर आपको साफ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके में बीच बीच में बताता भी चलूंगा जहां जिन प्रश्नों की आवश्यकता होगी, यहां तक की चीजें क्लियर होंगी, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, संस्थान में कॉल करके पूछ सकते हैं या दूसरे कई तरीके हैं, एप्लीकेशन में जाके सॉल्व कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। अब देखिए, अब ये है एक बड़ा प्रश्न जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे आपको समझ लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। वो क्या है, SC ST जिसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है, कब लगता है? मतलब कब लगता है? मैंने वही चीज बताया था, 4 वर्गों में लोगों को बांट के मैंने आपको बताया था कि साहब SC और ST यदि आपस में एक दूसरे पर अपराध करते हैं तो उन्हें सामान्य अधिनियम के द्वारा मतलब अपराधी ठहराया जाएगा। लेकिन यदि, अब देखिए इसको पढ़िए क्या लिखा है, SC ST एक्ट हरिजन उस व्यक्ति पर लगता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग से संबंधित है। ठीक है, मतलब SC, ये बात क्लियर कर लीजिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार इस बात को बता रहा हूं कि साहब ST SC एक्ट वहीं लगेगा जो इस वर्ग के बाहर के लोग होंगे। ठीक है, ना तो SC वाला यदि ST पे अपराध कर रहा है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा, ST वाला यदि SC पर अपराध, मतलब अपराधी कहलाएगा लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत वो अपराधी नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसको सामान्य अधिनियम के अंतर्गत जिनसे जो अपराध करेगा उस हिसाब से अपराधी ठहराया जाएगा, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। क्लियर इट? ओके, फिर क्या है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसीलिए सारी चीजें मैंने बांट के बता दी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा की और कुछ चीजें हैं। किसी भी तरह से किसी ST SC वर्ग के लोगों पर अत्याचार करता है या उनका अपमान करता है। अपमान शब्द पर इसमें भी जोर दिया गया है और मैंने पहले भी ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि भैया प्रत्येक व्यक्ति को कैसे जीने का, केवल जीने का अधिकार नहीं है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिनको आप कह दें कि भैया इसका कोई मतलब नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते लोगों की जिंदगी निकल जाती है, फिर भी वो पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भली भांति तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि जितनी बार पढ़ते हैं उसमें नया मिलता है। मेरे ये बोलने के बाद जब आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि केवल जीने का अधिकार नहीं दिया गया साहब, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ST SC जो ये एक्ट लाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को के सम्मान को बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके खिलाफ अनुसूचित जाति, वही चीज बोली गई है जो मैंने अभी बोला। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। उसका एक तरीका यह है, मैंने आपसे क्या बोला कि एक रूपरेखा आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, एक रूपरेखा अपने दिमाग में आपको बना लेना है, जिससे आप क्या कर सको, सारी चीजों को समझ सको। ठीक है, तो अभी हम कहा, अभी हमने SC ST एक्ट के धाराओं में नहीं पहुंचे हैं, धारा के पहले भैया पूरे एक्ट में जब हम देखेंगे 23 धाराओं का वर्णन किया गया है, तो इन 23 धाराओं में कौन कौन सी चीजों को कवर अप किया गया है, सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं, आपको बता देता हूं। ठीक है, उसमें सबसे पहली बात क्या बोली गई है, अत्याचार के अपराधों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? अत्याचार के अपराधों, मतलब ST SC के लोगों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से अत्याचार हैं उसका वर्णन जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि साहब यदि आप इस तरीके के अत्याचार कर रहे हैं तो आप कौन कहलाएंगे, आप अपराधी कहलाएंगे और आपको कौन सा दंड दिया जाएगा, ये चीज भी वहां पर
बताई गई है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इसमें वही लिखा हुआ है कि इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ बलात्कार, हमला, अपराध और हत्या जैसे अपराध भी शामिल है। वो चीज आपको क्लियर करनी होगी और वो चीज क्लियर हो जाएगी। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वो जब हम सेक्शन पढ़ेंगे, वो जब हम धारा पढ़ेंगे, वहां चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, पहला स्वरूप समझ में आ गया। पहला स्वरूप अधिनियम में क्या बोला गया है कि साहब ST-SC एक्ट के अंतर्गत किस प्रकार के अत्याचारों को अपराध समझा जाएगा, इसका वर्णन ST-SC अधिनियम में किया गया है। पहले स्वरूप को हमको ये पढ़ना है। उसमें कौन सी धारा है, क्या अपराध है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक स्वरूप ये है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि साहब अत्याचारों को अपराधों के रूप में समझाया गया है इस अधिनियम में। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो स्वरूप नजर आएगा, उपेक्षा का स्वरूप नजर आएगा। उपेक्षा का क्या मतलब है? उपेक्षा के अपराध मतलब यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य में ढिलाई बरतता है या जो उसका काम है वो काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी इस अधिनियम में क्या बनाए गए हैं, कुछ सेक्शन रखे गए हैं और उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। तो दूसरा स्वरूप हमें क्या नजर आने वाला है ST-SC अधिनियम के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे कि उपेक्षा के अपराध के लिए भी दंड करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। तो दूसरा स्वरूप ये याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर लूं कि भैया अभी लिखने की कोशिश मत करिए, शांति से आप समझ लीजिए सारी चीजों को। ठीक है, समझने के बाद ये चीजें आपको लिखी लिखाई मिल जाएंगी। मैं बात कर लूंगा कैसे मिलेंगी, आप यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे मिलेंगी, एप्लीकेशन में मिलेंगी या टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो इसके लिए इतना घबराना नहीं है कि आप लिखने बैठ जाएं। ठीक है, यहां तक की पिक्चर क्लियर होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको इस सेक्शन के अंतर्गत, माफ करिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक स्वरूप नजर आने वाला है वो क्या होने वाला है, झूठे अपराधों के लिए अपराध। मतलब यदि ST-SC वर्ग के लोगों पर किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाया जाता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य व्यक्ति में OBC और सामान्य वर्ग के लोगों, ऐसा लिखा नहीं है उसमें, मैं ये चीज आपको स्पष्ट करने के लिए बोल रहा हूं। तो उन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का झूठा आरोप लगाया जाता है। वो आरोप कैसे लगाए जाएंगे, कौन से आरोप होंगे, किस तरीके से लगाए जाएंगे, उन सब की चर्चा किसमें की गई है, ST-SC अधिनियम में की गई है। तो तीसरा स्वरूप हमें क्या नजर आने वाला है, झूठे आरोपों के अपराध के लिए दंड देने का प्रावधान जो किया गया है वो किसमें किया गया है, ST-SC अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। 3 स्वरूप आपको क्लियर होंगे कि साहब आगे हमें इन 3 स्वरूपों के बारे में चीजों को समझना है, बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। क्या देनी है वो मैं बताता हूं। अब यहां पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज याद रखनी है, 2 चीजें होती हैं जब कोई अधिनियम आता है। ठीक है, कोई भी अधिनियम आता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक, अधिनियम को स्वीकृत किया जाता है। आपको पता है अधिनियम कैसे बनता है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए कोई भी अधिनियम जाएगा। ये एक सामान्य सा नियम है। ST-SC एक्ट के बारे में समझते हैं, फिर उसमें राष्ट्रपति जब साइन करता है तो इसका मतलब यह है कि वो अधिनियम बन गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपसे एक स्टेटमेंट बोला, मैंने आपसे बोला कि राष्ट्रपति के द्वारा जैसे ही स्वीकृत कर लिया जाता है उस अधिनियम को, जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर आया है, तो वो जो विधान रहेगा वो अधिनियम के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डेट पे ही साइन करता होगा ना राष्ट्रपति। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति 1 जनवरी से साइन करना शुरू करेगा तो 15 फरवरी तक साइन करेगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। जिस दिन राष्ट्रपति साइन करता होगा उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है हर अधिनियम की। ठीक है, तो आपसे एक प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ST-SC अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की गई। क्या पूछा जा सकता है,
कब स्वीकृति प्रदान की गई, उस समय आपको एक डेट पर ध्यान रखनी है और वो डेट है 11 सितंबर 1989। कौन सी डेट है? 11 सितंबर 1989। ये राष्ट्रपति, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, तब भी आपको क्या टिक करना है? 11 सितंबर 1989। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि साहब राष्ट्रपति के द्वारा 11 सितंबर 1989 को क्या कर लिया गया? स्वीकृति कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकृति कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए पहला शब्द क्या हो गया? स्वीकृति करना। ठीक है, अब जो दूसरा शब्द है, यहां स्वीकृत करने के बाद हुआ क्या कि कब लागू किया गया। समझिएगा, यह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को यह अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा था कि हो सकता है कि आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिए जाएं कि साहब एसटी एससी अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो आपको पीछे वाली डेट लगानी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साहब कब लागू किया गया, तो 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। ठीक है, ये तो जब सामान्य तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर आपको ये टिक करना है। दूसरा तरीका इनका क्या हो सकता है? मैंने बोला कि स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वो स्टेटमेंट में क्या कहेगा कि वो स्टेटमेंट में कहेगा कि 11 सितंबर 1989 को एसटी एससी एक्ट लागू हुआ। पहला स्टेटमेंट वो दे देगा। ठीक है, और ये डेट भी यूज करेगा। वो दूसरा स्टेटमेंट देगा 30 जनवरी 1990 को एसटी एससी एक्ट में विभिन्न प्रकार के संशोधन किए गए। ठीक है, यदि आपको डेट, परफेक्ट डेट याद नहीं है तो आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे, लेकिन यदि आपको परफेक्ट डेट याद है तो आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते। ये बताने का मेरा उद्देश्य सीधा सा है कि साहब इस तरह के दिनांकों को आपको रटना है। क्या करना है? रटना है। ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आप अब याद करने के सबके अपने तरीके होते हैं। इतने बड़े हो गए हैं आप लोग कि मैं अब बताने लायक नहीं हूं कि कैसे याद करें, लेकिन फिर भी याद, आप इन डेटों को याद करिए। ठीक है, किसी के बाबू, किसी के सोना का हो सकता है बर्थडे हो इस दिन, या जो भी हो आसपास हो, तो आप उससे रिलेट करके इन डेट्स को पर्टिकुलर अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो कि साहब, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं तो ये आपके लिए पाप नहीं महापाप होगा। मैं फिर से अपने स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं कि इस तरह के सामान्य क्वेश्चन यदि आप, आज के टाइम में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आज के समय पर आप यदि इन जनरल क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं तो आप अपने को आउट ऑफ कंपटीशन समझिए। ठीक है, और इसे आप केवल पाप मत मानिए, महापाप मानिए। ये आपके लिए क्या होगा? महापाप होगा, यदि आप इस तरह के डेट वाले क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग सही करेंगे। इसी से घुमा फिरा के यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वो गलत करने वालों की संख्या कम हो, तो वो कंपटीशन में नहीं है वो क्वेश्चन। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा पाप करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, इसमें कुल 5 अध्याय और 23 धाराएं शामिल की गई हैं। वो आपको स्टेटमेंट में क्या दे सकता है? पहला स्टेटमेंट वो आपको दे सकता है कि एसटी एससी अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट वो आपको दे सकता है कि साहब इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 28 धाराएं हैं। ठीक है, विचार करने के लिए बोलेगा। यदि आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि साहब इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो आप निश्चित रूप से क्या करके आओगे? वो क्वेश्चन गलत करके आओगे। और यदि आप इस तरह के क्वेश्चन, सामान्य क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो क्षमा करिएगा, सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करने हैं, ये चीज दिमाग में आप बिठा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके तहत अपराध संज्ञेय और असमनीय है। आपके दिमाग पे क्वेश्चन आया होगा कि साहब इनका मतलब क्या होता है,
तो एक बार इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो कौन से अपराध होते हैं, इसीलिए मैंने रिटर्न में सारी चीजें मैंने शुरू में ही आपसे बोला है कि मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम चीजें मैं आपको स्लाइड में दे दूं ताकि आपके लिखने का टाइम बचे। आपको केवल पढ़ना है और वहां पे अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझना है। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो चीजें मैंने बोली हैं, यदि वो आपको सही ढंग से चीजों को अपने दिमाग में बिठाया है तो आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है? ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है, ये अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं, जिनमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, आपने कई मूवीज, कई पिक्चरों में देखा होगा, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो साहब सामने वाला अपनी छाती फुला के और कॉलर ऊंचा करके कहता है कि वारंट है तुम्हारे पास, मुझे गिरफ्तार करने आ गए। ठीक है, तो पुलिस वाला सकपका जाता है कि नहीं साहब, हमारे पास तो वारंट नहीं है। वो कहता है जा भैया वारंट बना के लाना। ठीक है, इस तरह के अपराध संज्ञेय अपराध नहीं कहलाएंगे। लेकिन SC/ST एक्ट में क्या बोला गया है कि हमने जो भी अपराध करोगे आप, वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएंगे और पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। ST/SC जाके थाने में शिकायत करेगा और हम आपको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाएगा। सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए आप संज्ञेय अपराध से। दूसरा है असमनीय। असमनीय का मतलब होता है दोनों पक्ष आपस में मिलजुल कर सुलह नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जमीन का विवाद है, तो उस जमीन के अपराध को आपस में बैठकर, एक चेयर में बैठकर आप लोग क्या कर सकते हो? सुलह के द्वारा भी उसको खत्म कर सकते हो। लेकिन इसमें इस तरह के चीजें नहीं बताई गई हैं। यदि आपने ST/SC से संबंधित किसी भी तरीके का अपराध किया है तो इस अधिनियम में जिस अपराध का वर्णन किया गया है उसके तहत आपको दंडनीय मतलब दंड मिलेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको स्वरूप बता दिया कि साहब जो हमारी 23 धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत हमें किन किन स्वरूपों पर चर्चा करनी है। मैंने 3 स्वरूप बताए थे। जिन्होंने क्लास पीछे देखी होगी उसको समझ में आया होगा। उनके बारे में हम चीजें पढ़ेंगे। फिर हमने बताया था आपको कि कैसे दंड का भी प्रावधान इसके अंतर्गत लिखा है, वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये सारी चीजें, पिक्चर आपकी क्लियर होंगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इनकी एक एक करके धाराओं के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? धाराओं के बारे में। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सारी चीजों को मैं हूबहू कॉपी करके यहां पर नहीं लाया हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब मैं सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे अपराधों के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, सारे अपराधों के बारे में मैं आपसे बात कर लूं। तो जो महत्वपूर्ण अपराध हैं और जिन अपराधों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बात हो सकती है पेपर में, उन्हीं अपराधों को मैंने इस स्लाइड में और अपनी बातों में क्या किया है? शामिल किया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी है। चलें आगे बढ़ें। अब देखिए, जब धारा 1 की बात की जाती है तो इसमें कहा गया है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। ठीक है, इसका विस्तार कहां कहां है? तो पूरे भारत में है। पहले अधिनियमों में क्या लिखा रहता था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन वो बात अब खत्म हो गई है। पूरे भारत में विस्तार है। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इस अधिनियम को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस अधिनियम को कब लागू किया गया था। मतलब अभी तक की जो हमने पढ़ाई करी है, सेक्शन 1 से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन चीजों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे या उनके उत्तर नहीं दे पाओगे। आप आराम से उनके उत्तर देके आ जाओगे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे टफ लगेगा, जब आप SC/ST एक्ट पढ़ेंगे तो जो सबसे दिक्कत वाली चीज है, ठीक है, वो धारा 2 लगेगी। कौन सी लगेगी? धारा 2 लगेगी। कैसे लगेगी वो उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, देखिए, पहली बात तो एक सामान्य से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ST/SC एक्ट के अंतर्गत धारा 2 में क्या है? यह धारा 2 से संबंधित चीजों में पूछा जा सकता है। तो उसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, परिभाषाओं के बारे में। अब
यहां की आपको बेयर एक्ट जो लेने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि बेयर एक्ट में इनकी परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं कि ये क्या कहलाती हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी तक आप ट्रेंड देखेंगे एमपीपीएससी का, यदि वो टफ बनाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस धारा से जरूर देता है। और वो कैसे देगा? वो या तो शब्द दे देगा, जब हम अभी पढ़ेंगे तो उस चीज को समझेंगे, और पूछ लेगा कि इसका वर्णन अधिनियम की किस धारा में है। और यहां पर टिक लगाना इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें जो व्याख्या की गई है शब्दों की, वो कैसे की गई है? ऐसे की गई है कि सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, ठीक है। अब इसमें जैसे अत्याचार जो शब्द है उसको सबसे पहले किसमें? धारा 2A में परिभाषित किया गया है, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यह सबसे टफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरी धाराएं आपको क्या करना है? याद करना है। तो ये तो मैं दे रहा हूं, उसके अलावा आपको क्या एक चार्ट मिल जाएगा, एग्जाम गुरुजी की ओर से एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें एक नजर में सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, जिससे याद करने में आसानी होगी। ऐसे चार्ट बना होगा, सेक्शन होंगी, सेक्शन 2 ये, सेक्शन 2A ये, सेक्शन 2B ये, सेक्शन 2C ये, तो उनको याद करना, लेकिन याद ढंग से करना, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत 2A में किस शब्द को वर्णित किया गया है। एक तरीका तो प्रश्न पूछने का ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि ST-SC एक्ट के अंतर्गत अत्याचार को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित, माफ करिएगा, किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब वो ऑप्शन कैसे देंगे आपको? आपको ऑप्शन देंगे सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C। यदि आपको नहीं पता एग्जैक्ट तो आप टिक करके नहीं आ सकते और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला है कि कुछ जब आप अपना सिलेबस देखेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे पेपर फर्स्ट का, तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको 100% सही करके आना होगा, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट क्या है? ये अधिनियम वाला पार्ट है, ठीक है। जिन्होंने याद किया है, ढंग से चीजों को व्यवस्थित किया है, वो तुरंत मार के क्या आ जाएगा? 2A। अब आपने नहीं किया है तो एक तो दिमाग खराब होगा एग्जाम हॉल में, तो हो सकता है इसके चक्कर में 2 क्वेश्चन और गलत करके आप आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर वाले क्वेश्चन होते हैं। गलती से यदि उसने परिभाषा वाले से 3 क्वेश्चन पूछ लिए तो आपका खेला खत्म, ठीक है। उसने पूछ लिया कि SC-ST एक्ट के 2E में क्या है, आपको याद नहीं है तो आप फिनिश, खत्म, कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा, कोई कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि धारा 2 में परिभाषा, वो शब्द और कौन से सेक्शन में वो शब्द है, अच्छे तरीके से कंठस्थ करना है आपको। अच्छे तरीके से पढ़ने का आपका अपना तरीका है। मेरा क्या तरीका था? मेरा क्या था, मुझे बता देना कि साहब इसको लाइट में नहीं लेना है, ठीक है। सुबह, जिनको सुबह याद होता है 4 बजे उठ के, वो 4 बजे याद कर लीजिए उठ के। जिनको रात को याद होता है वो रात को याद कर लीजिए। जिनको मोबाइल देखते हुए याद होता है, मोबाइल देखते हुए याद कर लीजिए। जिनको किसी से बात करते हुए याद होता है, वो बात करते करते याद कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2A में क्या बोला गया है? अत्याचार से धारा 3 के अधीन दंडनीय अभिप्रेत है। मतलब 2A में अत्याचार को बताया गया है और ये अत्याचार सेक्शन 3 में परिभाषित किया गया है। अभी हम सेक्शन 3 में पहुंचे नहीं हैं, अभी कहां हम पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2, धारा 2 पढ़ रहे हैं। 2 में क्या बोला गया है? परिभाषाएं बोली गई हैं। परिभाषाओं में जब हम जाके देखते हैं तो 2A बोला गया है। 2A में क्या बोला गया है? अत्याचार को परिभाषित किया गया है। और अत्याचार को कैसे परिभाषित किया गया है? बोल दिया गया है, साहब हमने जो सेक्शन 3 में वर्णित किया है, जिन जिन चीजों को, जो जो चीजें लिखी हैं, वही चीजें क्या कहलाएंगी? अत्याचार कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा उस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं
तो मैंने आपको क्या बोला था कि साहब इन चीजों को ढंग से पढ़ना है। अब फिर से आपसे पूछेगा कि एसटी एससी अधिनियम के अंतर्गत संहिता को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो जिनको याद होगी कि धारा मतलब सेक्शन 2B में, ठीक है, सेक्शन 2B में संहिता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा कि ये पूछ सकता है कि एसटी एससी एक्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 2B में किसे परिभाषित किया गया है, उसमें अत्याचार शब्द लिख देगा, दूसरे शब्द लिख देगा, आश्रित की परिभाषा, आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा। अब आप ध्यान से नहीं पढ़े रहोगे तो इनको गलत करके आओगे, और मैंने आपको बोल दिया है कि भैया यदि आप इस पोर्शन से गलत करके आ रहे हो क्वेश्चंस, खासकर अधिनियम वालों से, तो ये आपके लिए पाप नहीं महापाप है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अभिप्रेत है। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 2B में, वो कैसा बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुसूचित जितनी जानकारी आपके पास है उतना लिख देगा। वो कैसे लिख देगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 2B में संहिता को परिभाषित किया गया है, उसका तात्पर्य क्या है। समझ रहे हैं ना, क्या आपने दो चीजें याद रखी तो वो तीसरे स्टेप पे चला गया। वो अब आपसे पूछ लेगा कि साहब आर्टिकल 2B में जिस संहिता को परिभाषित किया गया है उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो आपको एक नजर में ये तीसरी चीज भी याद करके रखनी है। तो यहां पर संहिता का मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 से अभिप्रेत है। इसका नाम बदल गया है, मैं उसकी जानकारी आपको जब तीनों सेक्शन पढ़ा दूंगा, तीनों अधिनियम मतलब 4 अधिनियम जो है उन चारों को पढ़ा दूंगा, तो एक क्लास आपकी संशोधन वाली ले लूंगा कि इनमें क्या कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, तो उसको वहां पे कवर अप कराएंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। लेकिन यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़िए। जब हम बीबी की बात करेंगे, यहां पे सेक्शन 2BB की जब बात करेंगे तो आश्रित की परिभाषा दी गई है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि एसटी एससी अधिनियम के अंतर्गत आश्रित को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो आपको क्या सही टिक लगाना है, 2BB के अंतर्गत ये सही चीज है। ठीक है, फिर 2BC, सेक्शन 2BC के अंतर्गत किसे परिभाषित किया गया है, आर्थिक बहिष्कार की परिभाषा दी गई है। अब यदि आपके पास बेयर एक्ट होगा, हालांकि इनकी परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि आपके पास बेयर एक्ट होगा तो आप वहां पर जाकर ये देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे तो BD खा घ अनन्य विशेष न्यायालय की परिभाषा किसके अंतर्गत दी गई है, तो सेक्शन 2BD के अंतर्गत दी गई है। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया अनन्य विशेष न्यायालय को किस सेक्शन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो वहां पर यह चीज आप आराम से लिख सकते हो। तो समझ में आया मैंने क्यों बोला कि सेक्शन 2 सबसे टफ है। जब आप पढ़ोगे तो सबसे टफ यही लगेगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे भी हाथ में नहीं है कि मैं तो केवल आपको बता सकता हूं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब आपके घर पे आके मैं तैयारी तो करवा नहीं सकता कि 4 बजे उठा के उठो मोहनलाल चलिए आपको सेक्शन 2A 2B याद करना है। इतना तो नहीं हो पाएगा ना साहब। अपन से जितना हो पा रहा है उतना है, तरीका अपन ने बता दिया, अब याद करने का काम आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये करना है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या हो सकता है उस पर भी नजर डालते हैं, उस पर भी चीजों को समझते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब BE आ गया। वन अधिकार की परिभाषा किस में बताई गई है, तो BE में बताई गई है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो BF में हाथ से मैला उठाने वाली कर्मी की परिभाषा, वो आपसे कैसा पूछेगा, SC ST एक्ट के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाली कर्मी की परिभाषा किस धारा में है। ठीक है, वो अब धारा दे देगा, BA दे देगा, 2BA दे देगा, 2BB दे देगा, 2BC दे देगा। अब आपको नहीं पता होगा कि साहब 2BF में इसकी परिभाषा दी गई है। और सबसे टफ होता है कि 3 चीजें दे। अब इसको समझिए, एक तरीका और समझिए आप। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे
पूछ लिया कि हाथ से मैला उठाने वाली कर्मी की परिभाषा किस सेक्शन किस धारा में है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि ए ऑप्शन जो है वो पहला दे देगा सेक्शन, माफ करिएगा, 2A, सेक्शन 2A, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा सेक्शन 2B, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा सेक्शन 2C और चौथा ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दे देगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त नहीं, ठीक है। यहां बड़ा दिमाग खराब होता है, ठीक है, यदि एग्जैक्ट चीजें याद नहीं है, ठीक है। 4 होगा तो चलिए कम से कम आप कहीं ना कहीं मार के आएंगे। इसमें है कि भैया आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते। अब ये किस में है? BF में है, ठीक है। तो ये चीज आपको इस तरीके से दी जा सकती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि साहब इसको आपको ढंग से याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2BG और कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में याद करिएगा, ठीक है। BG ये खा झा कहा चा थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए, कोशिश करिएगा इंग्लिश में याद करिएगा। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है कि हिंदी वाले पार्ट में हिंदी से लिखा हो, लेकिन उसी के सामने जब आप नजर डालेंगे तो आपको वहां पे बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको हो सकता है हिंदी में जब आप भाषा पढ़ेंगे तो हिंदी में ना समझ में आए, तो इंग्लिश वाले में जाके आपको जरूर देख लेना है, खासकर अधिनियम के उसमें, ठीक है। तो चीजें इतना टफ लैंग्वेज रहता नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर लोक सेवक की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो 2BG में किसकी परिभाषा बोली गई है? लोक सेवक की परिभाषा बोली गई है। फिर पूछा जा सकता है 2C में किसको परिभाषित किया गया है? तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में, जिसकी चर्चा हमने पीछे करी है। अब देखिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पीछे आई भी गई हैं, ठीक है। जैसे लोक सेवक की परिभाषा पूछे जाने की पूरी है, तो इसमें आपको क्या करना है? 3-4 स्टार बना लीजिए आप कि साहब कम से कम BG तो याद ही रखना है कि लोक सेवक की परिभाषा। उसमें सीधा पूछेगा लोक सेवक परिभाषित किया गया है धारा डैश 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 डैश, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति ST और SC को किसमें परिभाषित किया गया है? तो धारा 2C में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको क्या करना है? मेंटेन रखनी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो और समस्याओं बढ़ती जाएंगी। आप सोचेंगे कि मैंने इसीलिए बोला कि पूरे अधिनियम में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है वो कौन है? यही है पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस ये है कि जो चार्ट एग्जाम गुरुजी के द्वारा दिया जाएगा आप लोगों को, जिसमें मैंने बोला है कि एक नजर में सब कुछ पढ़ लेंगे, वो चार्ट आप जब एग्जाम देने जाएं तो जरूर एक नजर डाल लें, एक दिन पहले या उसकी सुबह में, जैसा आप लोग कर सकें। उससे काफी फायदा होने वाला है, खासकर इस तरह के क्वेश्चन में। आपको लगेगा यार कि 2C तो अभी पढ़ के आए हैं, ये था, 2G तो अभी पढ़ के आए थे, ये था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको ध्यान देनी है। चलिए, ये मैं इतना ध्यान से इसलिए बता रहा हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दूसरे सही करेंगे और आपके गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप महापाप से बचना चाहते हैं और ऐसे महापाप से जो स्वयं आपके द्वारा किया गया है, तो कम से कम इन चीजों को अच्छे से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2E, इसमें माफ करिएगा 2D की जब बात करते हैं तो इसमें विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कोई भी सेशन सत्र न्यायालय अभिप्रेत है, तो विशेष न्यायालय को 2D में बताया गया है। 2E की बात जब करते हैं तो विशेष लोक अभियोजक से लोक के रूप में निर्दिष्ट लोक अभियोजक के रूप में बताया गया है। जब EEA की बात करते हैं तो अनुसूची से इस अधिनियम से उपबंध अनुसूचित अभिप्रेत है। EB की बात करते हैं तो सामाजिक बहिष्कार की परिभाषा दी गई है। यहां याद रखिएगा जब ये स्लाइड आएगी तो ये सेक्शन 2 का है, ठीक है, इसको पूरा पढ़िएगा। 2D है, 2E है, 2EEA है, 2EB है, ठीक है। तो सबसे टफ आपकी जो सेक्शन 2 है वो सबसे टफ होने वाला है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं ये खत्म ही नहीं हो रहा है, मैंने कुछ चीजें छोड़ी हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद भी इनकी संख्या काफी है। फिर आगे आपसे क्या पूछा जाएगा? पीड़ित की परिभाषा किसमें है? तो सेक्शन 2EC में है। किसमें है? सेक्शन 2EC में है। साक्षी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है?
तो सेक्शन 2 ईडी के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो सबसे टफ पार्ट क्या होने वाला है SC/ST एक्ट में, तो धारा 2 जो है वो सबसे टफ आप लोगों के लिए होने वाली है, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत धैर्य के साथ आपको चीजों को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट समझ में आ गया सेक्शन 2 समझ में आ गया। ऐसे पढ़ते पढ़ते हमको कहां तक जाना है, सेक्शन 23 तक जाना है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। कहां बढ़ते हैं, सेक्शन 3 की तरफ। अत्याचार शुरू से समझते आ रहे हैं, वंचित वर्गों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वंचित वर्गों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, सुनते आ रहे हैं ना। अभी तक मैं 1 घंटे से लगभग बोल रहा हूं, हर समय अत्याचार आया है। तो ये जो अत्याचार बताया गया है, ये किसमें बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है। किसमें, सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में 2 चीजें बताई गई हैं, फिर से समझिए। पहला कि साहब कौन सा कृत्य, कौन सा कार्य अत्याचार कहलाएगा। क्या बताया गया है, 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई है कि सेक्शन 3 के अंतर्गत आप ऐसा क्या कर देंगे, ST/SC के अलावा जो वर्ग हैं वो ऐसा क्या कर देंगे जो अपराध माना जाएगा। पहली बात ये बताई है। दूसरी बात, जो आप करोगे उसमें कौन सा दंड दिया जाएगा, इसकी बात भी सेक्शन 3 में की गई है। क्लियर, 2 बातें, जो अपराध करोगे उसकी बात की गई है, जो अपराध करोगे उसके लिए कितना दंड का प्रावधान किया गया है उसकी बात भी सेक्शन 3 में की गई है। क्लियर, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 3 को। सेक्शन 3 में क्या बोला गया है, कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना है अपने को, कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है। जब ये लाइन आ गई, इसका मतलब क्या है, जो शुरू में मैंने 4 चीजें बताई थी, एक ग्रुप में मैंने SC/ST को रखा था, दूसरे ग्रुप में मैंने OBC और जनरल या कोई अन्य वर्ग के व्यक्ति को रखा था, वही लाइन है ये कि कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, ठीक है, वो यदि कोई अपराध करता है, कैसे अपराध करता है साहब उसको समझते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है, देखिए अब समझिएगा कौन से अपराधों के बारे में। ST/SC वर्ग के किसी सदस्य को कुछ ऐसी वस्तु खिलाने के लिए मजबूर करना जो खाने के योग्य नहीं है। मतलब SC/ST वर्ग के अलावा यदि कोई व्यक्ति, मतलब सामान्य और OBC का कोई व्यक्ति यदि ST/SC व्यक्ति को किसी इस तरह की वस्तु को खिलाने की कोशिश करता है जो खिलाने योग्य नहीं है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अब मुझे नहीं पता कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई वीडियोस में दिखते हैं कि कोई किसी के ऊपर कुछ मलमूत्र के रूप में भी चीजों को खिलाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है उसे खिला के। ठीक है, यदि इस तरह की प्रताड़ना किसी को दी जाती है तो वो क्या समझा जाएगा, ST/SC एक्ट के अंतर्गत अपराध समझा जाएगा, यदि ऐसा कृत्य ST/SC व्यक्ति के वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ होता है तो। समझ में आ गया ना। इसीलिए मैंने बताया कि मल जैसे एग्जाम्पल, वो खाने वाली चीज तो है नहीं ना, लेकिन अब किसी को खिलाया जा रहा है। किसको खिलाया जा रहा है, जो ST/SC का है, वो क्या समझा जाएगा, अपराध माना जाएगा। और सीधी सी बात है साहब, जो अपराध माना जाएगा उसका दंड भी दिया जाएगा। दंड की चर्चा अंतिम में है, पहले अपराधों को समझिए। ये जितने भी अपराध मैं बताऊंगा उन सब अपराधों के लिए एक ही दंड है जो अंतिम में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की किसी महिला का अनादर करना या उसकी लज्जा को भंग करने के आशय से हमला या बल का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति ST/SC वर्ग का नहीं है, यदि वह किसी SC/ST वर्ग से संबंधित किसी महिला के साथ अनादर करता है, मतलब अपमानित शब्द कह देता है, बोल देता है कि अरे तुम नीच जाति के हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपराध माना जाएगा। या किसी प्रकार की लज्जा भंग करता है। ठीक है, कई मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जैसे अभी जो पुष्पा नई आई है, पुष्पा में आपने देखा होगा कि पुष्पा में नहीं, पुष्पा में ही है कि मतलब
कुछ चीजें ऐसी की जाती हैं, आप समझ जाइएगा, है ना। अब ये उदाहरण ठीक है, तो किसी भी प्रकार का हमला या बल प्रयोग किया जाता है या उनकी लज्जा को भंग किया जाता है तो वो भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब ऐसे ये जो सारे अपराध हैं इनके लिए जो दंड है वो अंतिम में मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या बोला गया है, इस वर्ग के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा, यूट्यूब में देखा होगा कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने किसी गांव के कुछ एसटी एससी वर्गों को उनका घर खाली करने के लिए मजबूर किया या कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपराध माना जाएगा और उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, उन्हें दंड प्रदान किया जाएगा। फिर है एसटी एससी वर्ग के किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देने पर। सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देने में कैसे, अब उसको मंदिर पे प्रवेश नहीं दे रहे हो, किसी के यहाँ निमंत्रण हो रहा है तो उसको नहीं बुला रहे हो। क्यों नहीं बुला रहे हो, क्योंकि वो एसटी से रिलेटेड है। क्यों नहीं बुला रहे हो, क्योंकि वो एससी से रिलेटेड है। गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्योंकि वो एसटी एससी से रिलेटेड है। यदि इस तरीके से आप बहिष्कार करने की कोशिश करते हो तो ये चीज भी किसके अंतर्गत जोड़ी जाएगी, ये भी अपराध कहलाएगा। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखिए यहां पे एक चीज और समझिए, आपसे पूछा जाएगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर वो 4 स्टेटमेंट देंगे जिसमें इन अपराधों के बारे में लिखा होगा। हो सकता है कि एक स्टेटमेंट में वो दूसरा अपराध लिख दें। फिर पूछ लेंगे कि एसटी एससी अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा अपराध नहीं है। ठीक है, तो वो टिक करके आना है। तो इन अपराधों को भी बड़े ढंग से आपको पढ़ना है कि साहब ये अपराध है। जब आप पढ़ेंगे ना तो पढ़ते समय तो लगेगा अरे यार केवल ये लिखा है, अरे यार केवल ये लिखा है, अरे यार केवल ये लिखा है। लेकिन जैसे ही आप अपनी बुक बंद करके रखेंगे तो सब घोलमेल हो जाएगा। आपको लगेगा साहब ये अपराध था कि नहीं था, ये अपराध है कि नहीं है। तो इस घोलमेल से बचने के लिए आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एससी एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और अपराधों की। अब ये सारी चीजें हम किस में बात कर रहे हैं, सेक्शन 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, सेक्शन 3 के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बोला गया है किसी हरिजन व्यक्ति को नौकरी या काम ना देने पर। ठीक है, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्किलफुल नहीं है और वो ये नहीं बोल सकता कि साहब वो हमको काम में नहीं रहा। काम ना देने से मतलब यह है कि आप उसको अपने घर में काम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो एससी एसटी है। ठीक है, ये भी क्या माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। फिर सार्वजनिक जगहों जैसे मंदिर, ये अस्पताल है, ठीक है, अस्पताल, स्कूल आदि में जाने से रोकने की कोशिश करने पर। कैसे, किसी एसटी एससी को आप बोल दो कि साहब वो है, वो हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। आपने विद्यालय खोला, सामान्य वर्ग के हैं आप, आपने विद्यालय खोला, आपने अनाउंस कर दिया भैया हमारे यहाँ केवल सामान्य वर्ग के लड़के ही पढ़ेंगे, एसटी एससी वर्ग के लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या माना जाएगा, एक तरह का अपराध माना जाएगा। और इस अपराध के लिए क्या दंड मिलेगा आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आगे वोट देने के अधिकार से रोकना या जबरदस्ती बल का प्रयोग कर अपने किसी खास व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर करना। अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, आपने वहां देखा होगा एक पुलिस वाले का वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि वो बंदूक लेके कुछ लोगों को वोट देने जब वो जा रहे हैं तो उन्हें रोका जा रहा है। ठीक है, तो यदि एसटी एससी वर्ग के लोगों को इस तरीके से रोका जाता है वोट देने से, या कहा जाता है कि तुम उसको वोट नहीं दोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे, या तरह तरह की बातें आप लोगों को पता होंगी। ठीक है, यदि इस तरह से रोका जाता है वोट देने से तो ये चीज भी क्या कहलाएगी, अपराध कहलाएगी। और उसके लिए भी दंड है जो मैं बाद में बताऊंगा। किसी व्यक्ति के जबरदस्ती कपड़े उतरवा कर उसे नीचा दिखाने के लिए पूरा नंगा बदन कर देना, समाज में उसका मजाक उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति के चेहरे पर काले रंग से कालिख पोत देना। कई बार आपने देखा होगा जो रईस जादे होते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम हमसे बहस मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे में कालिख पुतवा के और गधे में बिठा के पूरे गांव में या पूरे शहर में घुमाऊंगा। यदि ऐसी घटना की जाती है तो दैट थिंग इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, क्राइम कहलाएगा, और आपको उसके लिए क्या दिया जाएगा, दंड। तो ये सारे अपराधों का वर्णन किसमें किया गया है साहब, एसटी एससी एक्ट के अंतर्गत सारे अपराधों का वर्णन किया गया है।
फिर लोगों के सामने कोई भी कारण बनाकर अपमानित करना, ठीक है, किसी भी तरीके से अपमानित कर देना कि अरे तुम्हारे यहाँ तो हमारे बाप दादा पानी भरा करते थे, तुम हमसे बहस कर रहे हो, और ये, ठीक है। अभी एक वेब सीरीज आई है ठुकरा के मेरा प्यार, आप देखना, उसमें कुछ प्रभावशाली लोगों का चित्र दिखाकर उन्हें बताया जा रहा है कि अरे तुम हमसे क्या बहस, तुम हमारे बराबर में क्या बैठोगे। एक मंत्री है, ठीक है, एसटी एससी वर्ग से है, वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के यहाँ जाता है तो बार बार उसको एहसास दिलाता है कि साहब आपके बुजुर्ग जो हुआ करते थे वो हमारे यहाँ पानी भरा करते थे, हमारे यहाँ ये किया करते थे, वो किया करते थे। आप उसको बार बार 4 लोगों के सामने यदि एहसास दिलाते हो कि तुम ये थे, वो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। पेयर एक्ट आपको खरीदना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं जो आप वहां से पढ़ोगे। मैंने क्या किया है, जनरलाइज चीजें जो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिखें, उन चीजों को मैंने स्लाइड में शामिल कर लिया है, नहीं तो बाकी चीजें वहां आपको मिलेगी। या एग्जाम गुरुजी का जो अपना कहना चाहिए कि मटेरियल तैयार किया गया है, उसमें भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी अपराध मैंने ऊपर से आपको बताए हैं, उन सब अपराधों के लिए एक दंड दिया गया है। क्या दंड बोला गया है, उसमें बोला गया है कि वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से दंडनीय और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब यहां पर 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी शब्दों के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है, शब्दों के साथ खेलता है। और हो सकता है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे दे, जैसे कोई भी अपराध, यही समझ लीजिए कि अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा उस पर विचार करिए। आपसे पूछा जाएगा, एसटी एससी अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोगों के सामने कोई भी कारण बनाकर अपमानित करने के लिए क्या सजा का उल्लेख किया गया है। अब वो क्या लिख देंगे, वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। क्या लिख देंगे, अधिक नहीं होगी। जबकि यहां पर क्या लिखा गया है कि साहब कम नहीं होगी, मतलब कम से कम तो 6 महीने होगी ही, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। समझ रहे हैं, तो वो आपसे खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या पक्के खिलाड़ी बन के जाना है वहां पे, ठीक है, कि हमको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते हो जैसे महाआंदोलन में आपने हमें बनाया है। तो हम इसमें बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने अपनी तैयारी तगड़ी करके आई है, ठीक है। तो कभी बोला जाए कि वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, क्या बोला गया, कम की नहीं होगी, मतलब मिनिमम 6 माह की सजा तो होना ही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। कभी यहां पर यदि वो अधिक लिख देता है, दे देता है, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा। पहली चीज ये दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकती है, बोला गया है कि कम से कम 6 माह की होगी, लेकिन अधिकतम कितना होगा, 5 साल। अब जो अपराध बोले गए हैं उस हिसाब से जज साहब डिसाइड करेंगे कि साहब तुमको 14 महीने की सजा दी जाती है, 1 साल 2 महीने की सजा दी जाती है, ठीक है। किसी को यह भी कह सकता है कि तुमको 5 साल की सजा दी जाती है, लेकिन 5 साल से ऐसा नहीं बोलेगा कि 7 साल की सजा दी जाती है इन अपराधों के लिए, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक की चीजें, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर थोड़ा सा और चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। और जुर्माने से आपको जब एमपीपीएससी स्टेटमेंट देगा तो हो सकता है वो यहां पर लिख दे या, क्या लिख दे, या, और की जगह में या शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, या तो उनको 6 माह की सजा दी जाएगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जैसे ही या शब्द आ जाएगा, इसका एक सीधा सा मतलब हो जाएगा कि यदि 6 महीने की सजा नहीं दी जाती है तो उसको किसी न किसी तरीके का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इसमें क्या बोला गया है, और, ठीक है, और बोला गया है, मतलब कम से कम 6 माह की सजा तो देगा ही और जुर्माना भी लगाएगा, ठीक है। तो 2 जगह अपने को बचना है। जब आप पेपर सॉल्व करने जाएं, तो जब आप स्टेटमेंट पढ़ें, जब आप चीजों को पढ़ें, तो 2 जगह अपने को बचना है कि साहब ये चीज थी और ये चीज थी, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात चीज दिमाग में बिठा लीजिए। ये पहला
बताया गया है इस तरह से, इसलिए ये चीज क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि दो जगह आपको वो धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन धोखे में नहीं पड़ना है। किसके? एमपीपीएससी के। वो आपके ऊपर ईंट मार रहा है तो आपको क्या करना है? पत्थर से जवाब देना है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए, बस यही खेला होता है कंपटीशन एग्जाम का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं बस यही खेला होता है, छोटे छोटे खेल होते हैं। एक का गलत हो जाता है, एक का सही हो जाता है, तो अपने को क्या करके आना है? सही। क्योंकि अब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ते समय भी दिमाग में आएगा भैया या है कि और है, ठीक है, कि दूसरी चीज है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसी में अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दिमाग से मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग खो जाते हैं भैया। अभी हम सेक्शन 3 पढ़ रहे थे, ठीक है। सेक्शन 3 में जो पार्ट ए था उसकी कहानी हमने समझ ली। इसमें एक दूसरा पॉइंट जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है? बोला हुआ है कि कोई व्यक्ति जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है। क्या बोला गया है? कोई व्यक्ति जो एसटी एससी का सदस्य नहीं है मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय एसटी एससी के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए तत्सय में प्रवृत्ति विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोष सिद्ध कराना है। इसका क्या मतलब है? इसमें बोला गया है कि एसटी एससी के अलावा किसी वर्ग का व्यक्ति यदि एसटी एससी व्यक्ति के खिलाफ कोई मिथ्या या छोटा सबूत प्रस्तुत, मिथ्या या झूठा सबूत प्रस्तुत करता है, जिसके कारण उस एसटी एससी एक्ट वाले व्यक्ति को क्या हो जाता है? मृत्यु दंड से उसको क्या कर दिया जाता है? कोर्ट के द्वारा दंडनीय ठहरा दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि यदि फंसा दिया जाता है किसी सामान्य वर्ग या ओबीसी वर्ग के द्वारा किसी एसटी एससी व्यक्ति को मिथ्या के सबूत इकट्ठे करके या कुछ इस तरीके से, और उस एसटी एससी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हो जाती है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरह आपसे पूछा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, और यदि किसी एसटी एससी व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाता है उस मिथ्या साक्ष्य के कारण, तो उस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा? समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? कि मतलब उस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाएगा जिसके कारण ये मिथ्या की गई है या मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? वह यह जानता है कि इससे, माफ करिएगा, वह यह जानता है कि इससे उसका दोष सिद्ध होना संभव है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा यदि एससी एसटी के निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोष सिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है, तो वह व्यक्ति जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है उसको किससे? उसको भी मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात यहां पर यह बोला जा रहा है, दुनियादारी छोड़िए। ये बोला गया है कि कोई भी सामान्य वर्ग या ओबीसी का व्यक्ति गलत या झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करता है, किसी एसटी एससी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दे दिया जाता है, आपने जो झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, एविडेंस प्रस्तुत किया है, तो आपको भी मृत्युदंड से ही दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरे अपराध से संबंधित हो गया। अभी तक हमने अपराध की 2 श्रेणियां पढ़ी, जिसमें पहले अपराध का दंड क्या था? मिनिमम 6 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा कि साहब यदि आप मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और उसको मृत्युदंड हो जाता है, तो आपको भी मृत्युदंड से होकर गुजरना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर तीसरे पार्ट में आते हैं, उसमें क्या बोला गया है? मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। एक तरीका तो यह हुआ कि उसको मृत्युदंड हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? जिससे उसका आशय किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्युदंड से दंडित नहीं है, ठीक है, मृत्युदंड से दंडित नहीं है, ठीक है, मतलब आपने जो मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, भले ही दूसरे व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित नहीं किया गया है, किंतु क्या हो रहा है कि उसको 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो वह यह जानता है कि उसका दोष सिद्ध होना संभव है। इसमें क्या बोला गया है कि आपने जो मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है, ठीक है, उसमें यदि उस एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति को
7 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है, मृत्युदंड नहीं, 7 वर्ष या उससे अधिक की दंड हो जाता है, तो उस अपराध के लिए आपको क्या दंड दिया जाएगा? तो उसमें ये बोला गया है, कहा गया है कि वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगी। ठीक है, समझ में आया? पहले वाले में जो अपराधों का वर्णन मैंने बताए थे 7, 8, 10 प्रकार के अपराध, उसमें क्या था? उसमें यह बोला गया था कि साहब कम से कम 6 माह या 5 वर्ष, ठीक है, ठीक है, या और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। लेकिन यदि आप मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हो और सामने वाले को किसी न किसी तरीके से 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष की सजा हो जाती है या उससे अधिक सजा हो जाती है, तब की स्थिति में आपको कम से कम 6 माह तो दिया ही जाएगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। 5 से कितने वर्ष कर दिया गया है? 7 वर्ष कर दिया गया है। तो उससे अधिक और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये 3 चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अपराध का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति सामान्य अपराध करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा, कोई व्यक्ति मिथ्या वाले अपराध करता है तो उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं एक अन्य टाइप में अपराध के, कि भैया कोई इस तरह का करता है तो क्या दंड होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं जब, तो इसमें क्या बोला गया है कि अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, या वह जानता है कि उससे ऐसा होना संभव है। इसमें क्या होता है कि अब किसी एसटी एससी वर्ग के व्यक्ति ने क्या किया है साहब, उसने क्या किया है कि अपनी फसल काटी है खेत से और अपना जो कहना चाहिए क्या, अपने घर के सामने, ठीक है, उसने क्या किया है, फसल इकट्ठा कर लिया है। अब उसकी फसल संपत्ति किसकी है साहब? एसटी एससी का जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति है। अब आप क्या कर रहे हो, आप जनरल वर्ग या ओबीसी वर्ग या जो भी हो, ठीक है, एसटी एससी के अलावा जो वर्ग है उनसे हो आप, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, रात को मौका पाके या दिलेरी के साथ जाके मिट्टी का तेल लेके और उनकी फसल में आप क्या करते हो, आग लगा देते हो और जला देते हो। ठीक है, यदि आप इस तरह का अपराध करते हो तो आपके लिए क्या दंड की व्यवस्था की गई है उसको समझ लेते हैं। आपको क्या बोला गया है, वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, आपसे जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो बताया जाएगा, मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो कितना दंड दिया जाएगा, ठीक है, किसी को दूसरों के सामने अपमानित करते हैं तो कितना दंड दिया जाएगा, यदि आप एसटी एससी वर्ग की किसी संपत्ति पर आग लगा देते हैं तो कितना दंड दिया जाएगा। तो ये दंड अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि जब तक आप उसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे, तो ये कंफ्यूजन हमेशा आपके दिमाग पे बना रहेगा कि भैया मिथ्या साक्ष्य के लिए कितना दंड देना है या दूसरी चीजों के लिए कितना साक्ष्य दंड देना है। तो ये चीजें आपके साथ आगे बढ़ती रहेंगी, तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है साहब, इसमें बोला गया है कि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे फिर से है, अभी अपराध ही चल रहे हैं, किसमें पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन 3 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्ट करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो ना एसटी एससी के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में, याद रखिएगा इसमें भी अग्नि या विस्फोटक की बात की गई है, उसमें सामान्य संपत्ति की बात की गई है, लेकिन इसमें 2 चीजें बता दी गई हैं। एक क्या, समझ लीजिए कोई एसटी एससी वालों ने मिलके कहीं मूर्ति बनवाई किसी की, उसको पूज रहे हैं, जैसे कई जगह आप लोगों ने देखा होगा अंबेडकर साहब का एक मंदिर बनवा के उनको पूजा की जाती है, या उनके वर्ग का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बना के वो पूजा करते हैं, मंदिर स्थापित करते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। लेकिन एक सामान्य वर्ग या ओबीसी के द्वारा क्या किया जाता है, वहां पर जाके विस्फोटक किसी से उड़ा दिया जाता है या अग्नि लगा दी जाती है, पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। ठीक है, या उसका आवास स्थान है, लड़ाई हुई, आप ताव में आके आ गए और जाके उसके घर में पेट्रोल छिड़क के और आपने आग लगा दी। ये जो मैंने आपको बताया ना, ठुकरा के मेरा प्यार वाला जो वेब सीरीज जब आप देखेंगे उसमें भी यही चीज देखने को मिलती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जाता है और उसके यहाँ क्या करता है,
डाल के मिट्टी का तेल पूरे घर में आग लगा देता है। यदि इस तरह के अपराध आपके द्वारा किए जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है तो आप नष्ट करते हो तो उसके लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आजीवन कारावास या जुर्माने से दंड दिया जाएगा। ठीक है, आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों का से दंडित किया जाएगा, दोनों से आपको अवमानित किया जाएगा। तो समझ गए कितने अपराधों की श्रेणी है और किस तरीके के अपराध बताए गए हैं। तो पहले मैंने सामान्य अपराधों की बात करी, फिर मिथ्या वाली बात करी। मिथ्या में हमने दो टाइप देखे, एक यदि आप मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं और उसको क्या हो जाता है, किसी भी तरीके से मृत्युदंड हो जाता है तो आप मृत्युदंड के हकदार होंगे। फिर दूसरी बात क्या की कि आप ऐसे मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो 7 वर्ष से अधिक यदि दंडनीय होता है तो उसके लिए दंड के प्रावधान क्या क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है, फिर तो उसमें 7 वर्ष कम से कम बढ़ाया गया था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर अग्नि वाले में मैंने 2 चीजें बताई। अग्नि वाले में पहली चीज क्या बताई, उसमें मैंने आपको बताई कि केवल संपत्ति को जलाते हैं, जैसे फसल को जला दिया तो उसमें क्या दंड का प्रावधान है, 7 वर्ष तक का, वो मैंने बता दिया। फिर विस्फोटक और अग्नि का प्रयोग करके पूजा स्थान जहां पूजा करते हैं STSC एक्ट वाले, वहां पे आप यदि आग लगा देते हैं, ठीक है, या विस्फोट से उसे बर्बाद कर देते हैं, या आवास स्थान है, ठीक है, मकान है आपका, उसे आप बर्बाद कर देते हैं आग के जरिए, तब आपको आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। जैसे मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं, इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछ के और वो चीज क्या कर दी जाती है, उसमें उससे पूछ लिया जाता है कि साहब इस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाना है। ठीक है, तो ये चीज वहां पर सम्मिलित कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय दंड संहिता के अधीन, ठीक है, 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा STSC का सदस्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी बता दी हैं, ये भी थोड़ा सा आप एक नजर डालिए। इसमें जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर इसके लिए भी यह जानते हुए कि विश्वास करने का कारण रखते हुए इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया जाता है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को अपराधी के विधिक दंड से बचाने का आशय गायब करना, या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देगा जो वह जानता है कि विश्वास करता है मिथ्या है। ठीक है, ये जनरल सी चीज है, आप इसको एक नजर देखिएगा। ठीक है, फिर आगे जो आगे का अपराध बोला गया है उसमें क्या बोला गया है कि लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, मतलब सरकारी नौकरी है आपके पास और आप किसको गुंडई दिखाने जा रहे हो, STSC के वर्ग के लोगों को। ठीक है, उनको डराने धमकाने जा रहे हो कि भैया मेरी वर्दी से थोड़ा सा डरो तुम। इस तरीके की यदि हरकतें आप पटकते हैं, पुलिस वाला होना, SDM होना, DSP होना, आप ये सब अपने लिए होंगे। ठीक है, लेकिन यदि STSC वालों के ऊपर अपराध करने आप जाएंगे तो वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसमें क्या बोला गया है कि यदि लोक सेवक रौब दिखाता है STSC के वर्ग के लोगों को, तो सीधी सी बात है उसको, जहां अभी 6 महीने चल रहा था ना, वो सजा कम से कम 1 साल हो जाएगी और मैक्सिमम 5 साल तो रहेगी ही। ठीक है, तो जो लोक सेवक है स्पेसिफिक उसके लिए कम से कम 1 साल हो जाएगा, जो अन्य वर्गों के लिए कितनी है, 6 महीने है कम से कम, वो 1 साल हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर बोली जा रही है। जहां जहां मैंने 6 महीने बताए हैं आपको कि इस अपराध के लिए कम से कम 6 महीने से आपको दंडित किया जाएगा, लेकिन लोक सेवक यदि इस तरह का अपराध करता है तो उसके लिए ये कम से कम 1 वर्ष हो जाएगा और जुर्माना और वो तो होगा ही। वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड हो सकेगा वो उससे दंडित होगा। मतलब कम से कम उसके लिए 1 साल हो जाएगा, मैक्सिमम जहां 7 लिखा है तो 7 दिया जाएगा, मैक्सिमम जहां 5 लिखा है वहां 5 दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी, आपको पढ़ा दिया है। अब हम सेक्शन 4 से, ये थोड़ा सा क्या है, चीजें बड़ी थी, इनको अच्छे से समझना था, एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने बड़े डिटेल से, बड़े धैर्य से आपको चीजें बता दी, समझा दी। अब जब सेक्शन 4, 5, 6 आगे के सेक्शन जो पढ़ेंगे उसमें चीजें आपको बड़ी नॉर्मल, बड़ी सामान्य
होती जाएंगी, चीजों को समझने में आसानी होगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हम अगली क्लास लें उसमें जो 23 तक के सेक्शन हैं उन सारी चीजों को हम समाप्त कर दें और आपको ST/SC एक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। यही प्रयास है हमारा। एग्जाम गुरुजी के द्वारा बहुत सारे मटेरियल बहुत अच्छे टीम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कोशिश करिए कि आप उसका लाभ उठा सकें। इसके लिए आप जो हमारे नंबर दिए होते हैं आप उस पर कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन इसके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरुजी की टीम ने कड़ी मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अन्य जो एग्जाम होते हैं उनके पेपर फर्स्ट की तैयारी की है। इसमें आप लोगों को वीडियो कोर्स, प्रिंटेड नोट्स, वीडियो कोर्स और प्रिंटेड नोट्स के बाद जो टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होगी उस टेस्ट सीरीज को भी अनलिमिटेड MCQs के साथ हमारे एप्लीकेशन में आपको प्रदान किया जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 1494 रुपए में। लेकिन आपको याद रखना है ये केवल जो पहले 100 लोग होंगे उन्हीं के लिए यह ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप इससे चूके तो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस होगा उससे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि ये कोर्स लॉन्च हो रहा है 15 जनवरी से इसे शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा यदि आपको अन्य कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन में ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल करके सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।